हेलो फ्रेंड, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 2 कब कहां कैसे पर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उस पर थ्योरी पर चर्चा कर लिया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थ्योरी जो भी है उस पर हम लोगों ने बेसिक थ्योरी से लेकर विस्तार पूर्वक हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि इस सेशन में यानी हम लोग क्वेश्चन आंसर जो करेंगे उसमें काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता यानी प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। यानी जो भी हमारा मनुष्य होता है या पशु होता है या पौधा होता है उस अवशेष से किस तरह हम प्राचीनता की ज्ञात करते हैं, यानी उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका अवशेष कितना वर्ष पुराना है। तो इसको हम लोग जानने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें क्या मालूम चलता है कि हमें मालूम चलता है कि उसका अवशेष या वह कितने साल का हो गया, इससे हमें वहां पर ज्ञात होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एक का क यानी कार्बन 14 विधि। यानी कार्बन 14 विधि पर हम लोगों ने थ्योरी में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन 14 विधि है क्या। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर पर कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। यानी उत्तर भारत है, जैसे हम लोगों ने बेसिक थ्योरी में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा सा सहूलियत के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए हमारा भारत है, क्या है बाबू, ये भारत है, जिसको यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विंध्य पर्वत है जो उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को अलग करने की काम करती है। इसको हम लोग मिनिमम मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है हमारा पर, यहाँ पर क्या है जी, वो विंध्य पर्वत स्थित है, जो क्या करती है उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को बांटने में काम करती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विंध्य पर्वत। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू, विंध्य पर्वत, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, हम डायरेक्टली आपको आंसर लिख दे रहे हैं, आप अपने बुक से उस पर क्या कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1 का 3 हमारा दिया हुआ है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। ऑप्शन है कोल्डिहवा, सेकेंड ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, और थर्ड ऑप्शन है हमारा मेहरगढ़, और फोर्थ हमारा ऑप्शन है कि बुर्जहोम। यानी तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जो कृषि का साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। यानी जहाँ कृषि होगा, यानी जहाँ मेहरगढ़ है वहां पर कृषि होगा, वहां ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा आंसर के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, मेहरगढ़। ठीक है, इसको आंसर के रूप में लिख लीजिएगा, मेहरगढ़, जो क्या मिला था, चावल के साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू, दिया हुआ है कि खाली स्थान को भरें। यानी आपको कुछ खाली स्थान दे दिया है, उसको क्या करना है, पुटअप करना है, यानी वहां पर सही मान का पुटअप करना है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ज्ञात होगा कि जो हमारा सही मान होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। दिया हुआ है खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी वो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मगध एक ऐसा प्राचीन राज्य है जहां पर क्या हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या आंसर के रूप में पुट करने वाले हैं, मगध। यहाँ पर आप बाबू आंसर डालिएगा, मगध एक जगह है, मगध क्या है जी बाबू, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से बात कर रहे हैं ख नंबर की कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को खाली स्थान में विभाजित किया जा सकता है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने बेसिक में भी चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा आपकी नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग कर लेंगे कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत देश है, इसको भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत।
ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग भागों को, अलग अलग वहाँ के मिट्टी के, वहाँ के वातावरण के, वहाँ के नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए उसको हम लोग भारत को 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा बाबू, 4 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटे हैं हम लोग, 4 भागों में अपने अध्ययन करने के लिए भारत को बांटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान ने कुम्हार नामक स्थान की, यानी कुम्हारार नामक स्थान की खुदाई करवाई। यानी जो डॉक्टर स्पूनर हैं, हमने थ्योरी में आपको बताया था कि डॉक्टर स्पूनर हैं जिन्होंने कुम्हारार नामक स्थान पर खुदाई करवाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ, यानी जो उनके घर का, जो महल का स्तंभ होता है, पिलर होता है, उसको वहां पर खुदाई करने से वहां पर प्राप्त हुआ। और वहां से कुछ हाथी के टुकड़े, यानी सोने के हाथी के टुकड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ। तो ये सब चर्चा हम लोगों ने बेसिक में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है कि खाली स्थान ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई कराई। यानी आपसे पूछा कि कुम्हार नामक स्थान है जो कहाँ है, पटना में है, इसके खुदाई किसने करवाई, तो डॉक्टर स्पूनर ने। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा कि डॉक्टर एक स्पूनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि वहां की खुदाई करवाई, जिससे अवशेष के रूप में उन्हें क्या मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ और वहां पर कुछ टूटे हुए सोने के हाथी के टुकड़े। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि आधुनिक काल का प्रारंभ खाली स्थान से हुआ है। यानी आधुनिक काल की बात करें, मॉडर्न युग का बात करें, तो ये 18वीं शताब्दी से लेकर, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी उत्तरार्ध मतलब का, यानी उसके बाद वाले, अब पूर्वार्ध मतलब का, उसके पहले वाले। ठीक है ना, उत्तरवार्ध और पूर्वार्ध में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर उत्तरवार्ध कहेगा यानी 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहेगा तो उत्तरार्ध मतलब होता है उसके बाद वाली घटना, अब पूर्वार्ध कहेगा तो उसके पहले वाली घटना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध क्या हुआ जी, हम लोग मॉडर्न युग को जानते हैं। उसके बाद से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण डैश भारत के लोगों ने किया। यानी ये महापाषाणी संस्कृति क्या है जी, तो महापाषाणी की संस्कृति है कि वहां पर जो अवशेष होते थे, जो शव होते थे, उसको गाड़ कर, यानी उसको गाड़ कर वहां पर क्या कर लिया जाता था, पत्थर से घेर दिया जाता था। इससे ज्ञात होता था कि जो दक्षिणी भारत के लोग थे वो महापाषाणी युग के लोग थे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण खाली स्थान भारत के लोगों ने किया। तो ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर 300 वर्ष पूर्व, यानी 300 वर्ष पूर्व में क्या हुआ, ब्रह्मगिरी, यहां पर आंसर के रूप में बढ़िएगा, ब्रह्मगिरी स्थान पर 3000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये कब हुआ था बाबू, 3000 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ जी, निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं अपने अगले स्लाइड में। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी उसको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हुए हैं और इसकी सही सुमेलित करना है, यानी इसके क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, उसको आपको मिलान करना है। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है खासी। यानी खासी क्या है जी, खासी एक प्रकार की जनजाति है। खासी, गारो, जयतिया, गणसिया, ये सब क्या है जी, वासी, एक प्रकार का जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर कुछ जनजातियां पाई जाती है, जो उनके वहां के वातावरण के अनुसार उनको उस जाति का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग खासी जो है, तो यहाँ उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनजाति। एक प्रकार की क्या है जी, ये जनजाति है जो खासी नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद से मगध देख रहे हैं, तो मगध क्या है जी, मगध भारत का एक बड़ा साम्राज्य है। क्या है जी, प्रथम बड़ा साम्राज्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम बड़ा साम्राज्य है। उसके बाद से देख रहे हैं 3rd नंबर में हमारा है कि
महापाषाणिक संस्कृति। तो महापाषाणिक संस्कृति के हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो महापाषाणिक का जो क्षेत्र था वो कहाँ का क्षेत्र था, तो दक्षिण भारत का क्षेत्र था। दक्षिण भारत में महापाषाणिक के लोग क्या थे, जो शवों को यानी जो शव होता था उससे गाड़ कर वहां पर पत्थर से चिन्ह लगा देते थे, जिससे उत्खनन के दौरान पता चला कि जो ये युग के ये लोग किस युग के थे, तो महापाषाणिक युग के लोग थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कहाँ के लोग थे, तो दक्षिण भारत के लोग थे। महापाषाणिक संस्कृति कहाँ प्रचलित थी, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत। ठीक है बाबू, इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, दक्षिण भारत में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से दिया हुआ है कि चौपानी मांडो। तो ये चौपानी मांडो क्या हुआ था कि चौपानी मांडो में अनाज का यानी अनाज का प्रमाण मिला था। चौपानी मांडो एक जगह है जहां पर क्या मिला था, अनाज का प्रमाण मिला था। यहाँ पर कुछ अनाज की खेती किया जाता था, जिससे हम लोग अनाज के रूप में यहाँ पर खोजा गया था। तो यहाँ पर हम लोग इसका सही भर लेंगे, अनाज का प्रमाण मिला था। ठीक है, यहाँ पर चौपानी मांडो एक जगह है जो भारतीय क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो एक चौपानी मांडो जगह था जहां पर क्या किस चीज का साक्ष्य मिला है, हमारा अनाज का प्रमाण मिला है। यहाँ से अनाज के प्रमाण मिला है कि वहां पर भी क्या होता था कि खेती किया जाता था। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दिया हुआ है कि इतिहास के अध्ययन में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, यानी इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि हम आंसर आपको बोलेंगे, आप अपने नोटबुक में एकदम बिल्कुल आसानी भाषा में क्या कीजिएगा, उसको नोट करते जाइएगा। इतिहास की जानकारी से यानी इतिहास के अध्ययन से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के अध्ययन से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका खानपान क्या था, उनका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इतिहास इस बात को भी अवगत कराती है कि हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते रहते इस आलीशान मकान में कैसे गुफाओं में रहते रहते इस आलीशान मकान में उनका जीवन कैसे आलीशान मकान में कैसे रह रहे हैं, यानी गुफाओं में रहते रहते आलीशान मकान में कैसे रह रहे हैं, इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, यानी पुरातत्व किसे कहते हैं, इसको आपको चर्चा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो आंसर लिखिए कि पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ पुराना वस्तु, यानी पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, कि पुराना वस्तु होता है, जिसके अंतर्गत सिक्के, स्मारक, हथियार, बर्तन, जानवरों के हड्डी आते हैं। यानी पुराना वस्तु की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, सिक्के, औजार, हथियार और पशुओं की हड्डी, यानी जो भी पशु होते थे उनके हड्डी को हम लोग क्या करते थे, यानी हजारों साल पहले ये जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार के वस्तु दबी हुई थी और वह वस्तु खुदाई के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, तब उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी खुदाई के दौरान जो हमें वस्तु प्राप्त होती है, उस वस्तु का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि यह वस्तु पुरातत्व काल की है। यानी पुरातत्व काल की मतलब क्या है कि यानी पुराना वस्तु है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि इतिहास के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी इतिहास के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा बाबू, इतिहास के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। इतिहास ही बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे,
उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा? उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा? उन्होंने खेती करना कैसे सीखा? उनकी जो पहनावा ओढ़ावा थी वो कैसी थी? उनका जो बोल चाल की भाषा थी वो कैसी थी? उनका जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी वो कैसी थी? उनकी संस्कृति सभ्यता कैसी थी? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रारंभिक मनुष्य वस्त्र के रूप में, प्रारंभिक मनुष्य जो थे वो वस्त्र के रूप में शिकार किए हुए जानवर के अवशेष को वह अपने स्तन ढकने का काम करते थे। वो अपने स्तन ढकने का काम करते थे और ठंड से बचने के लिए, ठंड तथा वर्षा से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते रहते वह आज आधुनिक युग में अथवा जीवन के किस तरह अपना जीवन याद कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी गुफाओं में रहते रहते और आज इस आलीशान मकान में, इस आलीशान आधुनिक युग में किस तरह रह रहे हैं, इसकी जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। यानी इसकी संपूर्ण जानकारी कहां से मिलती है बाबू? इतिहास से ही मिलती है। ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे कि इतिहास के अध्ययन में विभिन्न कलाओं जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। यानी इतिहास के अध्ययन के लिए हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा था। वो कौन कौन था? प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बारे में हमें अध्ययन इतिहास से ही मिलती है। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि अतीत की जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है, उसकी एक सूची बनाइए। यानी अतीत की जानकारी, जो हमारा अतीत क्या है, यानी हमारे जीवन काल की जो पीछे की घटना है, यानी अतीत का अर्थ ही होता है पीछे, तो जो पीछे की घटना है उसकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, उसको आपको सूची बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि इतिहास यानी अतीत की जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। आप आंसर में लिखिएगा कि अतीत की जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। उसके बाद से लिखिएगा पत्थर से, यानी पत्थर की बनी इमारत से। उसके बाद से लिखिएगा औजार से, हथियार से, बर्तन से, आभूषण से, मूर्तियां से, चित्र के सिक्के, यानी जो चित्र के सिक्के होते थे उससे भी क्या मालूम चलता है कि हमारा अतीत कैसा था। यानी हमारा उससे ज्ञात होता था कि हमारा अतीत, यानी उस पर किस चीज का जो चित्र अंकन किया जाता था, उस पर से हम लोग अपने अतीत के बारे में जान लेते थे। उसके बाद से जानेंगे जो मृत भांड होता था उससे, और जो राजाओं के स्तंभ होते थे जो खुदाई के दौरान पता चलते थे, उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये सारे बातें आप लिख सकते हैं कि हमें जो अतीत की जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, जो मूर्ति होती थी यानी प्राचीन काल यानी अतीत में जो मूर्ति होती थी उससे पता कर सकते हैं, जो वहाँ के स्मारक होते थे उससे पता कर सकते हैं, औजार से पता कर सकते थे, आभूषण यानी पहले जमाने में जो आभूषण थे उससे भी पता कर सकते थे। यानी नाना प्रकार की जो वस्तु होती थी उससे हम लोग अपने अतीत के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। यानी हम लोगों ने अपने थ्योरी में भी चर्चा किया था और यहाँ पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में भी पूछ दिया है कि देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। तो इसको लिखिएगा कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से निकलता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे निकलता है बाबू? इंडस से निकलता है। संस्कृत में
इसका अर्थ सिंधु कहते हैं। यानी अगर इसकी संस्कृत की बात किया जाए, इंडस शब्द को संस्कृत से अगर तुलना किया जाए, यानी इसको संस्कृत रूप में बदला जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, यानी इसे हम लोग सिंधु कहते हैं। इंडस का संस्कृत क्या होता है, सिंधु। ठीक है, उसके बाद से आगे लिखिएगा कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा हिंदुस्तान कहा। सिंधु को हिदोस अथवा हिंदुस्तान कहा और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहते थे। यानी जो नदी के प्रदेश पूर्व जो स्थित नगर थे उसको क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। भारत नामक मानव समूह के नाम पर भारत पड़ा। यानी भारत का नाम भरत नामक समूह के नाम पर भारत पड़ा। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। यह भी मान्यता के अनुसार यह भी माना जाता है कि एक राजा दुष्यंत थे और एक रानी थी जिनके पुत्र यानी जो शकुंतला थी उनके पुत्र का नाम भरत था। उनके नाम पर ये क्या हुआ था जी, भरत के नाम पर क्या पड़ा था, भारत हमारा देश का नाम पड़ा था, जो काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। जो भरत व्यक्ति था वो काफी क्या था, बुद्धिमान था और शक्तिशाली था। इसी कारण यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसी कारण उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो इसको देखेंगे, दिया हुआ है कि काल निर्धारण व कार्बन 14 पद्धति को बतलाएं। यानी काल निर्धारण और कार्बन 14 पद्धति के बारे में बतलाना है। तो इसका लिखिएगा, कार्बन 14 पद्धति द्वारा प्राप्त प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाजा लगाते हैं। यानी कार्बन 14 विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, उसकी सही उम्र का हम लोग अंदाजा लगाते हैं। इस पद्धति में सभी जीवित जीवों एवं पेड़ पौधे कार्बन 14 की निश्चित मात्रा ग्रहण करते हैं। कार्बन 14 की निश्चित मात्रा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और मर जाने के बाद यानी मृत हो जाने के बाद वही कार्बन की मात्रा जिस निरंतर दर से ग्रहण करते हैं उसी निरंतर दर से क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि उनका अवशेष, उनका शरीर, उनका जो उम्र है वह कितने साल है, इसके बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ इस अध्याय से जुड़े सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो का आपने पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।